आज एक टॉपिक के बारे में आपको मैं चाहता हूँ बताना। वो टॉपिक है कि क्या यूपीएससी में हर एक आंसर सेम होता है, कि क्या यूपीएससी में हर क्वेश्चन को हम यूपीएससी लेवल क्वेश्चन कह के इंगेज कर सकते हैं। क्या लगता है आपको कि हर क्वेश्चन सेम लेवल का है, मुश्किल आसान? मैं साथ साथ में यहाँ पे आपको ये दिखाता हूँ पीपीटी में। जैसे ना ये एक बारी जैसे सिलेबस के कुछ टॉपिक्स हैं जो शुरू में, अगर आप में से कितने लोग हैं ये बता सकते हैं मुझे कौन से चैप्टर की बात हो रही है। सोशियोलॉजी एज अ साइंस, कौन सा चैप्टर है ये? लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन टेल इट। सोशियोलॉजी एज अ साइंस आपके इस पर दिख रहा है। देन रिसर्च मेथड एंड एनालिसिस, ये कौन सा चैप्टर है? सोशियोलॉजिकल थिंकर्स, ये कौन सा चैप्टर है? उन्हीं को पता होगा ना जिन्होंने कुछ कुछ थोड़ा काम शुरू किया, अदरवाइज़ नहीं पता होगा ना। और अगर ना आपको ने ये थोड़ा सा जो प्रिपरेशन शुरू नहीं की है तो शायद आंसर राइटिंग अभी करनी मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए आंसर लिखना, यूपीएससी लेवल आंसर लिखना, वो बहुत बहुत एक अलग तरह की बात होने वाली है। इसलिए मेरी सबसे रिक्वेस्ट भी है कि अगर आपने ना कुछ पहले नहीं पढ़ा हुआ तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपको लगे कि अरे घबरा गए हम ये देख के लेक्चर ये वो एक्सेट्रा। नो, घबराने के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको सचेत करने के लिए है, अवेयर करने के लिए है ना। तो ये चैप्टर 2, 3, 4 की यहाँ फोटो लगी हुई है ना। ओके, जैसे ये एरिया ऑफ द सिलेबस। अब ना इसमें ना जैसे कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो एनालिटिकल होते हैं जिसमें आपको थोड़ी सी जो वाइडर अंडरस्टैंडिंग चाहिए, एंड देन देर आर टॉपिक्स जो कि बाउंसर है। आप हर साल ऐसे एक दो सवाल देखते हो, दो हो जाएं कई बार, वरना एक तो रहता ही है जो बाउंसर होता है। आपको पता नहीं चलता ये कहाँ से पूछ लिया, ये क्यों पूछ लिया। कई बार सिलेबस में मेंशन होता है, लेकिन अगेन 2 पॉइंट है, सिर्फ सिलेबस में मेंशन, मतलब सिलेबस मतलब हमारे नोट्स में होता है, सिलेबस में नहीं होता, नोट्स में गिवन होता है। लेकिन नोट्स में होना इनफ है क्या आपको याद भी था वो? क्योंकि इतनी बार वो पूछा नहीं गया, इतनी बार वो देखा नहीं गया, तो काइंड ऑफ आपको लगता है ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं इसको, क्योंकि इतना कुछ है पढ़ने के लिए, मैं इतना कैसे पढ़ सकता हूँ। जैसे एजी फ्रैंक हमने नोट्स में डाला हुआ है, लेकिन हाँ पढ़ते भी हैं, बहुत से बच्चे इसको रट के जाते हैं, तो वो बाउंसर क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर लेंगे। लेकिन मैं एक एवरेज और एक साधारण अपने जैसे बच्चे की बात करूं, अगर वो एजी फ्रैंक पढ़ेगा, दिमाग में डालेगा, लेकिन क्या वो उस लेवल पे उसको रिटेन करके वहाँ पे जाके रिप्रोड्यूस कर सकता है कि 20 नंबर का सवाल अगर आए तो कर लेगा? तो ना ये मेरे सवाल है बस। तो इसीलिए सोशो में आपको 3 तरह के सवाल दिखेंगे कुछ तो, और मेजॉरिटी क्वेश्चंस पहले 2 कैटेगरी के होते हैं, ईजी एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। आप पढ़ते हो ईजी एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप पढ़ोगे ना, मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स आप पढ़ोगे, आपको चीज़ें नजर आएंगी पेपर में। बिना पढ़े जाओगे पेपर में तो सब कुछ ही मुश्किल है, फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता, है ना। तो पॉइंट ये है कि पढ़ के गए, टेस्ट किया था, रिटेन भी किया है, कुछ कुछ फ्रेमवर्क्स बनाए हैं, इजी एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड लगता है मोस्ट ऑफ द पेपर, मतलब आपका 50 से 60% पेपर आपको आराम से कर पाओगे, ये भी आता है। ओके, देन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एनालिटिकल होंगी, आता है लेकिन जोड़ के बनाया हुआ है। ये कुछ पेपर 1 में पेपर 2 की बात पूछी हुई है, और पेपर 2 में पेपर 1 की बात कुछ इंटरमिक्स हो रहा है, कुछ लेटेस्ट करंट अफेयर से जोड़ दिया। एनालिटिकल 25 से 30% पेपर यहाँ दिखेगा, 50 से 60 वहाँ दिखेगा, 25 से 30 यहाँ पर, अप्रॉक्सीमेटली 80 से 90% पेपर आप देख के जाते हो, आपको दिखता है कि ओके ये पेपर में मेरे पास कंटेंट है, कैसे प्रेजेंट करूँगा, कैसे यहाँ पर जो कहानी समझाऊंगा कि नंबर निकलें, उसकी बात हो जाती है। देन देर आर क्वेश्चन जो बाउंसर होते हैं, 1 या 2 होते हैं जो बाउंसर होते हैं, आपको बहुत मुश्किल होती है उसमें। मेरे मानने में एक बार तो उनको छोड़ देना चाहिए, बाकी क्वेश्चन जो आते हैं उस पर ढंग से दिमाग लगाना चाहिए, आप उस पर एक्स्ट्रा टाइम लगाएं, बाकी जो आते हैं अच्छे नंबर निकालने की कोशिश करें। एंड बाउंसर वाला अंत में लगता है कि 5 या 4 मिनट बच रहे हैं अगर, तो बाउंसर वाले में जो ज्ञान है उसके बारे में लिखने की कोशिश करें, है ना। क्योंकि कई बच्चों को कहते हैं नहीं मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ के आना पेपर, ऐसा कुछ करना ही नहीं कि मैं छोड़ के नहीं आ सकता, तो दैट्स अ सेपरेट स्टोरी, है ना। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब यहाँ पर देखो जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म, एग्जामिन इट्स रेलिवेंस इन अंडरस्टैंडिंग कंटेम्प्रेरी सोसाइटीज़। ये 2023 का सवाल है। हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म स्टैंडर्ड स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट है, कार्ल मार्क्स का, सिलेबस में लिखा हुआ है, बार बार पढ़ते रहते हो, आपके जहन में ये अंदर घर कर जाता है। आज की सोसाइटी को समझने के लिए कैसे रेलिवेंट है, थोड़ा सा एनालिटिकल पार्ट नजर आया, है ना। ऐसी कोई चीज़ नहीं यहाँ पर जो आप कहेंगे सर ये क्या पूछ लिया, समझ ही नहीं आ रहा, हो क्या रहा है। अगर आपने अभी पढ़ा नहीं हुआ आपको मुश्किल लग सकता है, लेकिन पढ़ लोगे तो यही तो पढ़ रहे हैं दिन रात सुबह शाम, हम सोचो में हम 3-4 महीने लगाएंगे, यही तो पढ़ेंगे। देन डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन पॉवर्टी एंड सोशल एक्सक्लूजन।
कि कई लोग गरीब होते हैं, समाज से वो बाहर बेदखल टाइप हो जाते हैं, समाज में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। इतने सारे पर्सपेक्टिव्स हैं, टॉपिक पे टॉपिक हमने इसको कवर किया हुआ है। कोई करंट एग्जाम्पल, किसी लेटेस्ट थिंकर का नाम आराम से भरो, इसमें कोई टेंशन नहीं है। तो बस मैं आपको यही चाहता हूँ बताना कि अगर आपने पढ़ाई शुरू नहीं की अभी, तो ऐसा लग सकता है कि भाई नहीं आता मुझे कुछ, लेकिन पढ़ाई करना शुरू करोगे तो ये क्वेश्चंस आपको आराम से सॉल्व होते हैं। इस पर आपके पास बहुत सारा कंटेंट होता है। तब चैलेंज बन जाता है कि कैसे मैं अपने कंटेंट को यहाँ पर थोड़ा कन्फाइन करूँ, कैसे इसको समेटूँ, उसका चैलेंज बन जाएगा। देन M.N. श्रीनिवास का स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट अप्रोच बताइए भारतीय समाज को पढ़ने के लिए, समझने के लिए। स्टैंडर्ड सवाल, बहुत ही स्टैंडर्ड सवाल। आप जैसे ही अपना पेपर 2 शुरू करते हैं, सबसे पहले चैप्टर में ही आ जाता है 3 हमारे भारतीय थिंकर्स, उसमें से एक का पूछ लिया। देन चैलेंजेस बताइए भारत में, अगर हमें विलेज स्टडीज़ करनी है, गाँव को स्टडी करना है, पढ़ना है, उसके क्या क्या चैलेंजेस हैं। वेरी वेरी क्लीशेड कन्वेंशनल क्वेश्चन। मैं लेटेस्ट बता रहा हूँ आपको, मैं ऐसे नहीं बता रहा कि ये सवाल मैं बता रहा हूँ आपको 1950 के सवाल। नो सर, 2022, 2016, 2023 के सवाल हैं, पिछले कुछ ही बरसों में आए हैं। ओके, अब डीपर अंडरस्टैंडिंग वाले। ओके, एक मुझे पहले बिफोर वी प्रोसीड मैं कैटेगराइजेशन आपको समझाऊं थोड़ी सी, और मैं आपको चाहता हूँ ना कि आपका थोड़ा सा जो साथ साथ में अगर चलो तो आपका लेवल भी, एक्सपेक्टेशन भी अकॉर्डिंगली चेंज हो। क्वेश्चंस समझने का तरीका, तो क्वेश्चंस को आपको कैटेगराइज करना आना चाहिए। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड वाला है, इसमें मुझे नंबर निकालने हैं, 10 में से 7 निकालूंगा, 8 निकालूंगा, कोशिश करूंगा। एंड देन एनालिटिकल, थोड़े से नंबर कम हो जाते हैं, 5 या 6 निकल जाएं। देन बाउंसर में तो 0 के मिलने के चांस भी रहेगा, है ना। मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ, बाउंसर में रहेगा 0। ओके, अब डीपर अंडरस्टैंडिंग पे, अब यहाँ पे ना जैसे कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे डर्कहाइम आर्ग्यूड दैट सोसाइटी इज मोर देन सम ऑफ इंडिविजुअल एक्ट्स। डिस्कस कि फंक्शनल एस्पेक्ट डर्कहाइम का, सोसाइटी इज सम ऑफ पार्ट्स, इसका एस्पेक्ट थोड़ा सा समझाना पड़ेगा, एग्जांपल्स लेके समझाना पड़ेगा। डिस्टिंग्विश बिटवीन फैक्ट एंड वैल्यू इन वेबर्स PESC, वेबर ने आइडिया दिया प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म का, उसमें आपको फैक्ट और वैल्यू। अब यहाँ पर बच्चा आंसर में गलती करता है, बच्चे को लगता है कि अरे भाई ये तो वेबर का प्रोटेस्टेंट एथिक वाला सवाल है, तो मैं रटा हुआ है। कोई टेंशन ही नहीं है, जो मुझे आता है मैं सब लिख के आ जाऊँगा यहाँ पर कि क्या होता है PESC, इसकी बुराइयाँ और लेटेस्ट मॉडर्न में क्या चल रहा है, एक्सेट्रा। अरे भाई, आपको सवाल पहला पार्ट पढ़ा आपने, डिस्टिंग्विश बिटवीन फैक्ट एंड वैल्यू, दोनों में फ़र्क कर सकते हो आप, फैक्ट और वैल्यू में फ़र्क कर सकते हो। ये हमें सीखना है, दिस इज़ व्हाट वी हैव टू लर्न, कि हमें क्वेश्चन को थोड़ा सा रुक कर पढ़ना पड़ेगा। फैक्ट और वैल्यू में फ़र्क हमें बताना पड़ेगा कि क्या है फैक्ट जो PESC में, और क्या है वैल्यू, किसको वो फैक्ट मानते हैं, किसको वैल्यू मानते हैं। अकॉर्डिंगली हम अपनी थ्योरी को बिल्ड करेंगे, आंसर को बिल्ड करेंगे। लेकिन अगेन, क्या फैक्ट सच में फैक्ट है, क्या नहीं है ना, उसके बारे में बात कर सकते हो आप। देन AR देसाई का व्यू क्या है भारतीय पाथ ऑफ डेवलपमेंट पे। AR देसाई की पूरी किताब में एक ही एस्पेक्ट है इंडियाज़ डेवलपमेंट को लेके, और क्या वो सही रास्ते पर है, क्रिटिकली कैसे एनालाइज किया AR देसाई ने, उनका क्रिटिसिज्म कैसे हुआ, है ना। एक बढ़िया सवाल है, आपको आता है, पार्ट ऑफ सिलेबस है, मतलब पार्ट ऑफ हमारे जो नोट्स भी है सब में दिया हुआ है, आपको आना चाहिए। लेकिन ये इट्स अ गुड क्वेश्चन, है ना। इट रिक्वायर्स स्लाइटली डीपर अंडरस्टैंडिंग, मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं है स्ट्रेट फॉरवर्ड। ओके, व्हाट इज पेट्रियार्की? पेट्रियार्की क्या है, हाउ डज इट अफेक्ट द इन चाइल्ड सोशलाइजेशन पैटर्न इन इंडिया। ओके, ये जब सवाल पूछा गया, लगता था पर्टिकुलरली कि पेट्रियार्की ही पूछा हुआ है, लेकिन उसका हमारे बचपन में जो सोशलाइजेशन की जाती है कि लड़कों को गाड़ियाँ दे दी खेलने के लिए, लड़कियों को गुड्डे गुड्डियाँ, और लड़कों को कह रहे हैं पेड़ पे चढ़ना इट्स फाइन, लड़कियों को कह रहे हैं कि आप घर में बैठो। हंसने की, खेलने की, जो आवाज़ ऊंची बोल सकता नहीं बोल सकता, बैठना, कपड़े पहनना, है ना, कितनी सारी चीज़ें हमारे सोशलाइजेशन पैटर्न इन इंडिया यहाँ पे। इसलिए ना ये 2 एस्पेक्ट मैं आपको बस ये चाहता हूँ कि क्वेश्चन को आज के बाद जब भी पढ़ो, क्वेश्चन को ज़रूर थोड़ा सा टाइम लगा के पढ़ लेना। पेट्रियार्की से जोड़ता हुआ सवाल है, ऐसा नहीं है कि पेट्रियार्की एक अलग सवाल है और इन जो हमारी जो सोशलाइजेशन पैटर्न्स हैं इन इंडिया वो अलग सवाल है। तो ये दोनों जुड़े हुए सवाल हैं। पेट्रियार्की के हिसाब से ही बताना था कि किस तरह से बचपन में ही हम पुरुष प्रधानता बच्चों को सिखाते जाते हैं, तो और हिंदुस्तान की बात करते हुए, इंडिया की बात करते हुए, ठीक है। तो इसीलिए ये डीपर अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कि आपके पास कंटेंट नहीं होगा, लेकिन बस ये क्वेश्चन को पकड़ लोगे, राइट कंटेंट को यूज़ कर लोगे, आंसर बन जाएगा। सिर्फ यही सिखाना चाहता हूँ मैं आज। ओके, देन बाउंसर्स।
डेविड मॉर्गन का व्यू बताइए फैमिली प्रैक्टिसेस में। मुश्किल सवाल है, नहीं पढ़ा हुआ था डेविड मॉर्गन तो बहुत से बच्चे खाली छोड़ कर आए। एजी फ्रैंक की थियरी बता दी, डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट, और एजी फ्रैंक की थियरी पढ़ी हुई है और उसके बारे में जो अंडर डेवलपमेंट कैसे जो अंडर कंट्रीज़ को गरीब रखा जाता है, अंडर डेवलप्ड रखा जाता है और इसको फैलाया जाता है इस आइडिया को, कि इस आइडिया को डेवलप किया जाता है। तो नोट्स में गिवन है अगेन, लेकिन उसको अप्लाई करना, प्रेजेंट टाइम में बताना, क्रिटिकली एनालाइज करना है कि इसमें क्या क्या कमियां थी इस थियोरी में, है ना। एक तो पहले थियोरी रिकॉल करो, पढ़ी हुई है, नोट्स में है हमारे, चाहे यूट्यूब पे भी पढ़ा हुआ है और बताओ, पेड में तो चलो है ये पेड मॉड्यूल्स में। तो पहले थ्योरी बताना, थ्योरी की क्रिटिसिज्म बताना और उसको बताना कि कितना यहाँ पे जो हमें लग रहा है हमारे मायने में थिंकर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये कितना रेलिवेंट है। देन रानाजीत गुहा का सबऑल्टर्न क्लास, अगेन ये तो यूट्यूब पर भी पढ़ा हुआ लेक्चर, लेकिन आपने पूरा अकाउंट देना है, समझाना है कि रानाजीत गुहा का सबऑल्टर्न जो स्टडीज़ थी या जो सबऑल्टर्न को लेके उनका जो आइडिया डेवलप हुआ रानाजीत गुहा का, उसके बारे में पूरा आपने एक तरह से कच्चा चिट्ठा समझाना है। क्या उसके फ़ायदे हैं, क्या रेलिवेंस है आज, क्या क्रिटिसिज्म है उसका, कब उस वक्त क्या था, है ना। इट्स अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, इट्स नॉट बिल्कुल बैठे हुए इसमें। हाँ, इसमें वो है कि देखो ये जैसे डेविड मॉर्गन छोड़ के बाकी सब में आप जीरो लेके नहीं आओगे, कुछ तो लिख के आओगे, लेकिन एग्जैक्ट सवाल पकड़ लिया अगर तो उसके हिसाब से हमारे पास कंटेंट की कमी हो जाती है। ओके, देन लीला दुबे का कॉन्सेप्ट था सीड एंड अर्थ का। सीड एंड अर्थ का कॉन्सेप्ट क्या है, ये ऊपर से ही हम क्लास में बात करते हैं, सुनते सुनाते हैं, थोड़ा बहुत ही, ज़्यादा नहीं पढ़ते, तो बाउंसर क्वेश्चन है, नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। ओके, अब बिफोर वी प्रोसीड, जैसे हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का सवाल था, इसमें आप इंट्रोड्यूस कीजिए, बताइए कि क्या था ये कॉन्सेप्ट मटेरियलिज्म का। मैं आपको एक ब्रॉडर समझा रहा हूँ, लेटर आपने जब ये पढ़ लिए होंगे टॉपिक्स बेटर समझ आएंगे। देन एक्सप्लेनेशन दी, रेलेवेंस दिया, क्रिटिसिज्म दिया, कंक्लूजन में आपने सोशल रियलिटी जो अभी चल रहा है हमारा समाज, उसका मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस कर दिया कि वेरियस डायमेंशंस में हमें कैसे दिखता है कि ये मार्क्स का कॉन्सेप्ट आज अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में एक नए तरह का इंपीरियलिज्म आ रहा है। एलपीजी रिफॉर्म में हम हमारे किसानों की बात ना मान के हमें डब्ल्यूटीओ क्या कह रहा है वो मानना पड़ रहा है। हम कह रहे हैं कि हम आज़ाद कंट्री हैं, हम कैसे आज़ाद हैं, और जो किस तरह से हमारी पॉलिसीज़ सोवरेनिटी का लॉस है ना, उसके बारे में आप कुछ बताएंगे, कोई थिंकर क्या कहता है तो लिखना शुरू करेंगे, आंसर बन जाते हैं। मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी चाहता हूँ दिलाना कि इतना इट्स नॉट दैट टफ बट एंड इट्स नॉट दैट ईजी, है ना। मेहनत करोगे तो कुछ निकल कर आएगा। ओके, डर्कहाइम ने बात कही थोड़ा सा जो हम कहेंगे मिडिल लेवल जो एनालिसिस वाले क्वेश्चन हैं कि इज़ मोर देन सम ऑफ इंडिविजुअल एक्ट्स, है ना। तो अब डर्कहाइम के फंक्शनलिस्ट एस्पेक्ट की बात करनी पड़ेगी और कि कैसे इंडिविजुअल और सोसाइटी आपस में कोरिलेट होते हैं, आपस में इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है। कॉम्टे के बारे में बात करेंगे आप कि जो एक्सटर्नैलिटी है ना, जो चलो हम डिटेल में नहीं जाऊंगा कि किस तरह से जनरल आइडियाज़ रहते हैं। ECGI फ्रेमवर्क कहते हैं उसको, हम अपने लेक्चर्स में आप सुन लीजिएगा, वहाँ पर यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, ठीक है। और कैसे सारी सोसाइटी इकट्ठी होकर एक तरह से सोच के हमारे दिमाग में आइडिया डालती है। और लेकिन यहाँ पर आपको जो सवाल में लिखा हुआ ना डिस्कस जैसे आपको करना है अगर कि, तो आप ना इस आइडिया की कमियां भी बता देना कि सर ये कंप्लीट आइडिया नहीं है, सर डर्कहाइम का क्रिटिसिज्म भी एग्जिस्ट करता है, ये लो सुन लो, है ना। ओके, एंड देन ये मुश्किल सवाल डेविड मॉर्गन का जो आइडिया था, हमने ये जगह जगह डिस्कस किया हुआ है और डिफ़िकल्ट सवाल था कि डेविड मॉर्गन का जो आइडिया ना परिवार का वो बाकियों से डिफरेंट है। एक शब्द में सुने अगर तो डेविड मॉर्गन कहते हैं कि परिवार इज़ अ वर्ब, परिवार एक्शन है, कि आप कहने से किसी को भाई और बहन कहने से वो भाई बहन नहीं हो जाता। जब तक वो रिश्ता नहीं निभाएगा, एक्शन नहीं करेगा, तब तक वो भाई बहन नहीं है। ज़रूरत पड़ी अगर मुझे और भाई और बहन मेहनत अगर मेरी हेल्प करने नहीं आए तो काहे का परिवार, है ना। तो इसलिए बोलते हैं सिर्फ कह देने से भाई बहन नहीं हो जाएंगे या परिवार नहीं हो जाएगा, वो कुछ रोल्स हैं, कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, वो नहीं निभाओगे तो पूरा नहीं होगा। दैट इज़ डेविड मॉर्गन्स आइडिया ऑफ फैमिली, ठीक है। तो लेकिन ना यहाँ पे आपको ना जो पर्टिकुलरली बताना पड़ेगा किस तरह से जो फैमिली की, अगर ये पता हो तो, कि फैमिली की हमारी परिभाषा एक्सपैंड हो गई। एट द सेम टाइम इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि इसका क्रिटिसिज्म भी देना पड़ेगा कि ये जो परिभाषा सीमित भी है, दिस इज़ लिमिटेड। अगर परिवार में अगर हिस्सा लेने की बात होगी, प्रॉपर्टी बन रही है अगर, तो किसी ने रिश्ता निभाया नहीं निभाया प्रॉपर्टी मिलेगी, लीगल एस्पेक्ट्स भी हैं, है ना। तो कल्चरल एस्पेक्ट्स भी हैं,
पेट्रियार्कल एस्पेक्ट्स भी हैं, तो इसलिए आप बताओगे सर इट्स अ वेरी वेरी गुड आइडिया डेविड मॉर्गन जो प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड, बट एट द सेम टाइम इसके और एस्पेक्ट्स भी हैं जो डेविड मॉर्गन जो एग्जैक्टली एनालाइज नहीं कर पाते। ठीक है, तो बस यही है। ऑलराइट गाइज, ठीक है, थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड नाइट, एंजॉय। और वक्त की कीमत पहचाननी बहुत ज़रूरी है। नहीं कुछ करोगे तो वक्त बीतता जाएगा, वक्त थोड़ी देर रुकेगा हमारे लिए। कुछ करो, एक्टिवली करो, प्लान बनाओ, दिन में 8 घंटे कैसे यूटिलाइज करते हो सोचो। अनएम्प्लॉयड लोगों के जैसे नहीं बैठे रहना। यू हैव टू गेट अप एंड यू हैव टू स्टार्ट बिहेविंग लाइक एन एस्पिरेंट। एस्पिरेंट काम करता है, मेहनत करता है, एक टारगेट की तरफ चलता है, बिहेव लाइक एन एस्पिरेंट। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर।